This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, आज बिज़नेस लंच में जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपको अंदाज़ा हो गया होगा ख़ास तौर से मेरी ड्रेसिंग देख के, क्योंकि एक सिंबल है कि जो ख़वातीन के लिए कलर होते हैं वो पिंक कलर है। कलर पे वैसे मैं बात करना नहीं चाहती, लेकिन मैं आज जो मेरा टॉपिक है वो इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से ही है। और जिस तरह कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान समेत जो है दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हम भी इसे सेलिब्रेट करते हैं। और ख़ास तौर से इस दिन के लिए कहा जाता है बिलखुसूस जो वर्किंग वुमेन हैं इस दिन का अहम हिस्सा होती हैं। दुनिया भर में ख़वातीन की जो खिदमात हैं उनको उनके एतराफ़ में इस दिन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और ख़ास तौर से मैं ये कहूँगी कि जब हम हमारे मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमारा जो मज़हब है उसमें जितने हकूक़ ख़वातीन को दिए गए हैं शायद ही किसी जो मज़हब है उसमें दिए गए हों। तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ जो है ख़वातीन को कितनी अहमियत दी जाती है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारी जो गेस्ट हैं पहले उनका तारुफ़ आपसे करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उज़्मा नूरानी, मेंबर नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ पाकिस्तान। इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि आज का दिन कितने अरसे से ये जो सेलिब्रेट करती नज़र आ रही हैं और ख़ासतौर से ख़वातीन के लिए जो जद्दोजहद कर रही हैं किस हद तक इसमें कामयाब हुई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच उज़्मा, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। और मैं जब भी आपके साथ बैठती हूँ तो ख़वातीन के हवाले से ही बात होती है, उनकी ना सिर्फ कामयाबियों पर बल्कि उनके लिए जो स्ट्रगल कर रही हैं आप उस पर बात होती है। तो मैं चाहूँगी पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएँ कि आज आप इतने अरसे से जब ख़वातीन के लिए ख़ासतौर से काम कर रही हैं, ह्यूमन राइट कमीशन के साथ भी आप मुंसलिक रही हैं, क्या कहेंगी? बस एक तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मानूर, अब तुम्हारे साथ बात करने अच्छा लगता है। और आप लोग आई थिंक ये मौका देते हैं तो इस तरह जो औरतों के मसाइल है वो आगे आते हैं। और आई थिंक मीडिया का यही रोल होना चाहिए है ताकि जो भी मसले हैं उनका हल ढूंढने की तरफ बात करना चाहिए है। तो आज जो ख़ास दिन जो मनाया जाता है वो यूएन की तरफ से वो इसीलिए एक दिन मुकर्रर हुआ है ताकि गवर्नमेंट की याद दहानी हो कि भाई उनके कमिटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं जो हमने साइन किए हुए हैं, कॉवेनेंट्स हैं हमारे और मुख्तलिफ, जैसे सीडॉ है और CRPC है, बहुत मुख्तलिफ, यानी औरतों के जो हवाले से जो हमने साइन किए हैं उसकी ये लोग गवर्नमेंट को याद दहानी कि भाई आप उस पर पूरे उतर रहे हैं या नहीं। सही। जहाँ जहाँ फेल हो रहे हैं गवर्नमेंट को इस वक्त है कि देखें कि कहाँ फेलियर्स हैं, कहाँ में ज़्यादा मज़ीद काम करना है। और मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए मसला है ख़वातीन के लिए है वो है तशद्दुद का मसला, क्योंकि जिस माशरे में तशद्दुद होगा वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से हर गवर्नमेंट को रियलाइज़ ये करना है कि उनकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप इस तशद्दुद को रोकें, उसके खिलाफ इक़दाम करें, ऐसे क़वानीन लाएँ, उनको इम्प्लीमेंट करें ताकि औरतों जो हैं एक वायलेंस फ्री माशरे में अपनी जो भरपूर किरदार है वो मुकम्मल तौर पर अदा कर सकें। एग्जैक्टली। अच्छा उज़्मा, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया, जो कवानीन की बात कर रही हैं आप कि कवानीन लेकर आए हैं हुकूमत, और ये जो कवानीन लेके आए हैं ख़ासतौर से उनके लिए रिमाइंडर होता है हुकूमत के लिए कि उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करवाए उस तरह से। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप आज के दिन के हवाले से हमारी ख़वातीन, मैं नहीं समझती कि उतनी पाकिस्तानी ख़वातीन जो है अवेयर हैं कि उनके जो उन्हें राइट्स हैं उनको जो मिलने चाहिए हैं वो मैं नहीं समझती कि अभी मिले हैं मुकम्मल तौर पर, मगर जो मिलने चाहिए कम से कम उन्हें इतना पता होना चाहिए कि उन्हें कौन से राइट्स हैं जिनके लिए वो फ़ाइट कर सकती हैं। देखिए, सबसे बुनियादी तो मसला है वो ये है कि औरत को आप एक इंसान के तौर पर उसको आप तस्लीम करें कि सबसे अव्वल औरत जो है वो भी एक इंसान है, बराबर का है मर्द के साथ, उसके हुकूक हैं और उसको बराबर के जीने का हक़ है। सो जब तक कि आप ये प्रेमिस पर आप यकीन नहीं करेंगे तो फिर आगे यानी आप हुकूक की बात कर ही नहीं सकते हैं। तो जब आपने ये तस्लीम कर लिया कि जो भी औरतों के राइट्स होते हैं वो ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो बराबरी के राइट्स होते हैं। और औरतों को इस वक्त जो जद्दोजहद में आगे आ रही हैं, आगे बढ़ी हैं, तरक्की की है और करेंगी, आप इसको रोक नहीं सकते। एक प्रोसेस होता है, जब आप तालीम मुहैया करेंगे औरत को तो वो बाहर आएगी, अपने हक मांगेगी, वो भी चाहेगी कि अगर उसने तालीम हासिल की है वो जॉब भी करे और वो शाना बशाना जो मर्द को हुकूक मिले हुए उसको भी मिलें और एक खुशगवार माहौल में काम कर सके। यानी ऑफिस के लेवल पर भी ऐसे कवानीन अब आ गए हैं
जिनकी हम बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के ख़िलाफ़ हैं, वो ये मतलब आगे बढ़े हम लोग, है ना, कि अब ये चीज़ हमने तस्लीम कर ली है कि हरासमेंट भी है, ये औरतों के हक़ के ख़िलाफ़ जाता है, उसकी रोकथाम होना चाहिए। तो वो इदारे बन चुके हैं। तो औरतों के लिए अब बेहतर है कि वो बाहर जाएँ, काम करें और अपने तहफ़्फ़ुज़ अगर उनको चाहिए, अगर उनके साथ कोई ऐसा वाक़या होता है, वी हैव स्ट्रक्चर्स इन प्लेस जहाँ वो जाकर शिकायत कर सकती हैं। सिंध के हवाले से यहाँ पर ओम्बड्समैन ऑफिस है जहाँ पर वो शिकायत कर सकती हैं, या जो हेल्पलाइन है या कोई भी एनजीओ को, और कानून है इसके ऊपर कि सज़ा दी जाएगी जो उसके साथ हरासमेंट करेगा। इसी तरह तशद्दुद के ख़िलाफ़ यानी घरेलू तशद्दुद, उस पर भी कानून बन गया है, तो उसकी भी रोकथाम होएगी अब। अच्छा उस्मा, कानून तो बन गए हैं, सवाल फिर जहन में वही आता है कि ख़वातीन के हवाले से उनके जो कानून साजी बहुत की गई है, मगर उनको खुद नहीं पता इन कानून के बारे में कि लॉ है क्या, इसको ये जो रूल्स आए इसको किस तरह इन पे लागू किया जाता है या किस तरह उसको लेके आगे आए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ NGOs की या वो फाउंडेशंस जो इनके लिए काम कर रही हैं, या आप जैसी ख़वातीन जो सालों, मैं समझती हूँ एक ज़िंदगी का एक हिस्सा आपने इसमें दे दिया है कि ख़वातीन के लिए ह्यूमन राइट्स में जब ये चीज़ आ जाती है और इसको तस्लीम कर लिया गया, काम कर रही हैं, तो किस तरह ख़वातीन एक घर में बैठी औरत किस तरह इससे अवेयर होगी? क्या इस तरह हमारे टॉक शोज़ के ज़रिए या कोई और तरीका भी है कि खाली घर से निकले बगैर, जिस तरह बहुत सी ख़वातीन जो घर में बैठ के ही जो है काम कर रही हैं, उन्हें अपने राइट्स नहीं पता, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है? आई एग्री विद, वो भी है किसी हद तक के, लेकिन साथ साथ मैं एक इदारा चलाती हूँ पनाह के नाम से, जो हमने खोला है कि औरतों को तशद्दुद से अगर निजात चाहिए है और निकलना चाहती हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, तो इस शेल्टर होम में आ सकती हैं। तो मैं वहाँ देख रही हूँ कि वो तादाद जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो वो एक आई थिंक मैं उसको बुरे नज़र से नहीं देखती हूँ, मुझे ये लग रहा है कि औरतें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो रही हैं कि क्या उनके राइट्स हैं। अगर तशद्दुद हो रहा है उसको, तो वो कह रहे हैं कि स्टॉप दिस वायलेंस, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। तशद्दुद तो पहले भी होता था, लेकिन अब वो जो है उसको इसलिए खड़ी हो रही है इसके खिलाफ, है ना। अगर उसको अपनी मर्जी की शादी करना है तो वो कह रही है कि मुझे अपनी मर्जी की शादी करना है, मैं अपना घर छोड़ रही है वो कि नहीं, मेरा ये हक़ है, बुनियादी हक़ है और मैं इसको एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हो रही है तभी भी वो खड़ी हो रही है और कह रही है कि नहीं, मुझे नहीं शादी करना है अपने माँ बाप की ज़बरदस्ती के कहने पर। तो मैं समझती हूँ आगे बिल्कुल आप कह रही हैं अवेयरनेस है औरत को, एक तो मीडिया के थ्रू काफ़ी हद तक के लोगों, हर घर में मीडिया है, तो इर्द गिर्द देख रहे हैं कि आम जो औरत है, जो एक अर्बन औरत है, उसको बहुत ज़्यादा राइट्स है कंपेयर टू एक रूरल औरत। तो वो ज़ाहिर है औरतें जो हैं वो कह रही हैं हमें भी वही हक़ चाहिए हैं, तो आवाज़ उठ रही है। लेकिन जब तक कि गवर्नमेंट्स में की तरफ से भी थोड़ी सी कमिटमेंट चाहिए है कि अगर कानून बन गए हैं तो उसकी कानून साजी सिर्फ उनका काम नहीं है, बल्कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन भी काम है। तो जैसे पुलिस सबसे बड़ा जो एक रिपोर्ट का जो होता है, जहां औरत अपने जुर्म की लिए जाती है रिपोर्ट करने, वो एक पुलिस स्टेशन होता है। तो पुलिस स्टेशन का पहला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहला कदम वही है। वहाँ पर आप अच्छा माहौल पैदा करें, वहाँ आप औरतों के लिए अलग से एक डेस्क बनाएं और जो ख़वातीन वहाँ बैठे हैं पुलिस अफसरान, उनकी खुद की भी एक ट्रेनिंग हो, जेंडर सेंसिटिविटी हो कि वो अगर कोई औरत आकर कहेगी कि मेरा शौहर मुझे मार रहा है, मुझे क्या मैं कर सकती हूँ, मेरे क्या हक़ हैं, तो उसको पता होगा ये कानून है, तुम ये तुम्हारे हक़ हैं, तुम ये कर सकती हो। वो चीज़ें अभी बहुत ज़रूरी है होना, जो नहीं हो रही हैं। अच्छा उज़्मा, आपने बिल्कुल ये बात सही कही है कि वो चीज़ें होना ज़रूरी है जो कि नहीं हो रही। कानून साजी तो हुकूमत कर देती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाती है। बात यहाँ पे कुछ लोगों का कहना ये भी है, ख़वातीन का ही मैं इसमें जिक्र करूँगी, कि हमारे माशरा जो है आज भी अगर मैं कहती हूँ कि 10% को हटा के 90% वही है कि आज भी एक औरत पे जब तशद्दुद होता है, मैं उस तबके की बात नहीं कर रही, मैं उस तबके की बात कर रही हूँ जो मीडियम हमारा, जिसे हम मुतवस्सित तबका कहते हैं, उसकी बात कर रही हूँ, तो वो अपनी बहन को बताते हुए भी घबराती है इस चीज़ को। तो ये तो बहुत दूर की बात हो जाएगी कि जो अगर आप कानून लेके आए तो उससे आप घर से बाहर इस बात को निकालें। तो ये औरत को किस तरह ये चीज़ आए कि नहीं, ये शर्माने की बात नहीं है, बताने की बात है, ताकि आपको इससे तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। जी बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो हमारा जो मुतवस्सित तबका है उसमें ये झिझक ज़्यादा है। गरीब जो औरत होती है उसमें नहीं है, क्योंकि उसकी जो लाइफ है एक ओपन बुक है, उसकी लाइफ के बारे में सबको, उसके मोहल्ले में सबको पता है। अगर वो पिट रही है तो उसके पड़ोसी को भी पता है कि आज रात की
ज़िंदगी पिट रही है। अगर उसके घर में कोई दुख है तो पड़ोसी को पता है उसके घर में दुख हुआ है, क्योंकि सब जुड़े हुए घरों में और करीब रहते हैं और एक दूसरे की एक ज़्यादा आई वुड से एक दूसरे की खबर रखते हैं। तो उस चीज़ में अच्छाई भी है और बुराई भी है कि वो दुख भी शेयर कर सकते हैं और अगर कोई बुरा वक्त आया खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ उनके ऊपर एक कल्चरल जो है वो भी बहुत ज़्यादा होल्ड है, क्योंकि एक मेल ये कल्चर में रहते हैं और जब मेल्स का कंट्रोल होता है तो वो अपने जो जिनको वो समझते हैं कि ये है सही जो तरीक़ेकार औरत को इस हद में बस रहना चाहिए, वो उस चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं और उस हद से बाहर नहीं निकलने देते हैं औरत को। तो इसका मतलब यही है कि हमारा माशरा इस वक्त ऐसी औरत को हक दे सकता है जो कि वही मिडिल तबके से ताल्लुक़ रखती है। हमारा जो अदालती निज़ाम है ख़ास तौर से, क्योंकि जो एक अमीर औरत है वो तो आज़ादाना ज़िंदगी चलने गुजार ही रही है, उस तबके का तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे ना, हम सिर्फ इस तबके का जिक्र करें। मगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि आज आप बताएं उज़्मा, कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो घर से निकल कर अगर वो किसी उनके घर में कोई मसला होता है घर से निकलें तो उन्हें पनाह मिल सकती है? देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा ना कि हमारे जो इदारा है उसके अंदर कम से कम 40 से 50 तक औरतें आराम से आकर रह सकती हैं। उसमें हम उनको 3 महीने का अरसा देते हैं कि वो अपने मसलों का हल इसमें निकाल सकें। फिर आप पैसे वगैरह भी करा के उनको सेटल करने की भी कोशिश करते हैं? मेनली देखिए, ये जो हम इनको विक्टिम्स नहीं कहते हैं, जो हमारे ख़वातीन आती हैं वो सर्वाइवर्स हैं, क्योंकि वो उस जुल्म से निकल आई हैं और वो आगे बढ़, उनको पता है कि उनके पास चॉइसेस हैं और वो उन चॉइसेस को एक्सप्लोर करने और एक औरत निकलती ही जब है जब उसके पास कोई चॉइसेस। लेकिन द थिंग इज़ कि तहफ़्फ़ुज़ तो मिल जाता है जब वो हमारे इदारे में आती है, लेकिन साथ साथ जो इर्द गिर्द का माहौल है उसमें तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। वो जिद्दोजहद बहुत ज़रूरी है। वो है हमारी जो माइंड सेट है। जब तक कि हम अपने जो रवैये नहीं बदलेंगे तो माशरा जो है एक मतलब बेहतर नहीं हो सकेगा। वो औरत को तहफ़्फ़ुज़ तो हम दे देते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाकर अगर अपने तौर पर रहना चाहती है तो माशरा उसको तस्लीम नहीं करता है। अगर वो जॉब जाती है करने जाती है तो ये सारी चीज़ें स्ट्रगल एक औरत की लाइफ में रहती है और वो कर रही है स्ट्रगल। मैं समझती हूँ औरत निकल रही है, आवाज़ उठा रही है और वो आगे बढ़ रही है। जब भी आज हम हर जगह देख रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो बैठी हुई हैं और मैं समझती हूँ जितने इज़्ज़त से काम कर रही हैं और जिस तरीके से वो अपने ड्यूटीज़ निभा रही हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो या चाहे वो कोई आपका इदारा हो ऐसा जो ख़ुद आप जो है औरतों के लिए रन करी हो, उसकी मिसाल आप भी हमारे सामने हो। उज़्मा, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि जब आपने ये काम स्टार्ट किया था उस वक्त का अगर आप इस वक्त कंपैरिजन करें तो अब आप क्या देख रही हैं कि वाकई इस ख़वातीन तो चले उन्हें अवेयरनेस आ गई कि वो अपने लिए कोई नहीं सर्वाइवल करने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन क्या उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो पहले की निस्बत अब ज़्यादा जो हैं कहना चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं या उनके करीब तर होते चले जा रहे हैं? देखिए, जब हमने स्ट्रगल शुरू की थी, हमारा जो वुमेन्स एक्शन फोरम जिसकी मैं जिधर से मैंने इस जद्दोजहद में शामिल हुई हूँ, वो खड़ी हुई थी एक मिलिट्री डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जिसने जबर के ज़रिए हमारे ऊपर ऐसे कवानीन लागू किए जो डिस्क्रिमिनेटरी थे, जैसे हुदूद के कवानीन, मज़हब का इस्तेमाल किया, सियासत में मज़हब लेकर आया। तो वो जो एक मैं समझती हूँ सबसे बड़ा जो नुकसान पहुँचा है वो ज़िया उल हक़ का दौर है, जो 11 साल उसका जो दौर रहा था, जिसके अंदर उसने मज़हब के ज़रिए अपने पावर को उसने आगे बढ़ाया और उसको इस्तेमाल किया। हम अफ़गान वॉर का हिस्सा बने और हमने अपना फ्रंट लाइन स्टेट बने, पाकिस्तान को हवाले किया और हमने अपना नहीं सोचा बल्कि अपने ज़ाती मफाद का सोच कर कि इस वक्त हम पावर में रहें। हमने ऐसे इक़दामात उठाए थे जिसका औरतों पर बहुत बुरा असर हुआ है। वो वक्त था जब औरतें आगे बढ़ रही थी, स्लो थी, मे बी स्ट्रगल बट थी, श्योर थी, बट यू नो। तो एक तरफ हमने बहुत हमारी जद्दोजहद रही है कि उन कवानीन के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं जो हमारे पर लागू हो गए थे। तो यानी बहुत ज़्यादा हमारे शुरू का हिस्सा तो इसी में चला गया कि कैसे कवानीन को हम हटाया जाए। और अफसोस की बात है वो अभी तक यानी वो ऐसे जड़ें उसकी पकड़ ली हैं इन चीज़ों ने, क्योंकि आगे जो आई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वो भी इतना सख्त स्टैंड नहीं ले सकी, क्योंकि मजहबी माहौल जो था ना एक
वो कुछ ज़्यादा ही उभर आया था। और मज़हब जो है वो के दायरे में लोगों को समझते थे कि औरतों को कंट्रोल करना चाहिए और चादर और चार दीवारी का तस्वुर। लेकिन अभी जिस तरह मैंने जिक्र किया उस्मा, मेरे पास इतना रिसर्च यहाँ पे रखी हुई है, इसमें हमारा जो मज़हब है जिसमें कहते हैं कि बाहैसियत मुसलमान जब हम इस्लामी तारीख़ का जायज़ा लेते तो यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली पहली हस्ती जो थी वो खातून हज़रत खदीजा कुबरा थी। उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले हमारा जो मज़हब है वो औरत को मकाम देता है, इज्जत का मकाम। तो फिर हम मज़हब के नाम पे क्यों ये सब करते हैं उसमें? आप जो कह रही हैं कि आज तक मज़हब का गलत इस्तेमाल हुआ, क्योंकि आप देखिए मज़हब जो है, जब भी आप मज़हब की बात होगी तो आप देखेंगे और कोई बात नहीं होगी सिवाय इसके कि औरत की सेक्सुअलिटी की बात होगी, उसके पर्सनल बॉडी की बात होगी कि वो किस तरह से तैयार हो रही है, किस तरह से वो चल रही है, किस तरह से बैठ रही है, किधर जा सकती है। यानी जो मर्द रिलीजन का सारा फोकस है वो किस तरह से औरत को उस दायरे में उतरना चाहिए है। और इस वक्त भी वो चीज़ें तब्दील नहीं आई हैं। जैसे हमारे एक इदारा है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, वो मुस्तकिल उस इदारे की तरफ से एक नेगेटिव स्टेटमेंट्स औरतों के ख़िलाफ़ आते हैं। यानी कि जब हमारे यहाँ बिल पेश हुआ कि जो औरत की जो है एज है, अडल्ट औरत जो है 18 साल की लिमिट होना चाहिए। अडल्ट औरत 18 साल की उम्र से पहले लड़की की ना शादी करो और ना वो बच्ची समझी जाए, उस पर मुखालफत की। और उन्होंने यानी इतनी हद तक बातें की कि नहीं 9 साल बच्ची भी शादी कर सकती है। तो यानी एक नेगेटिव, यानी वहाँ से एक तरफ पॉजिटिव हम चीज़ें लेकर जा रहे हैं, एक उधर से वो नेगेटिव बातें हो रही हैं जिससे माशरे पर उसका बुरा असर पड़ता है। कहने को तो वो इदारा के पास हक नहीं है, लेकिन मुस्तकिल वो इदारा जो है एक नेगेटिव मैसेजेस भेज रहा है इस माशरे में। और वो उनका ऑब्सेशन है औरतों को किस तरह से कंट्रोल करना, सारा वक्त उनकी तरफ से ही आता है। औरत यानी कि जब रेप होए तो डीएनए टेस्ट जो है गैर इस्लामी है, यानी इस किस्म की बातें। यानी कहाँ से इस्लाम, कौन सा इस्लाम? तो मेरे नज़दीक में ख्याल से अगर आप इंसानियत की बात करें, मज़हब अपनी जगह, मज़हब हमारा ज़ाती मसला, लेकिन स्टेट को जो है वो एक सेक्युलर होना चाहिए और ये कहना चाहिए है कि ठीक है ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में रहकर जो हुकूक हैं वो आप उस पर अमल करें, क्योंकि हर इंसान जो है उसके बराबरी के हक होना चाहिए। तो वो अगर चीज़ हम रखेंगे, हम मजहब और पावर को तो फिर आप उस तरह काम भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप जो है उस तरफ से आप कहते हैं मुसलसल इस तरह की बातें आती हैं और यहाँ पे जो आपके पास कानून साजी हो कि कानून आपके पास आता है वो उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन शायद इसी वजह से हो भी नहीं पाती, नहीं हो पाती, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो है बैक ट्रैक कर जाती हैं। गवर्नमेंट्स जो हैं उनमें इतना गट्स नहीं है कि वो स्टैंड लें। अभी इस वक्त आप देखें जब पंजाब गवर्नमेंट ने वुमेन्स प्रोटेक्शन का जो पर हवाले से बिल जब वो किया है, उसकी जो खामियां हैं वो अपनी तरफ हमें जहाँ क्रिटिसिज्म है कि वो इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए है। यानी कि जब आप औरत के लिए कानून साजी करते हैं, अगर आप उसके ऊपर तशद्दुद के लिए कहते हैं कि को जब तक जुर्म नहीं तस्लीम करेंगे तो वो जो कानून जो है वो ऑलमोस्ट रिडंडेंट सा हो जाता है, क्योंकि जो वायलेंस चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, वायलेंस होता है और क्राइम होता है। 85% हैं वो ख़वातीन तशद्दुद का शिकार हो रही हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह के जो कानून या बिल लेकर आते हैं। मगर बात वही है कि जब हम आज ख़वातीन के दिन के हवाले से बात करें, वुमेंस डे के हवाले से बात करें, तो उस्मा ये जो 365 दिन में एक दिन जो है ये भी कहा जाता है कोई खुशखबरी नहीं है, लेकिन कम से कम ये इस एतराफ़ में है कि उनको माना जाए, उनकी जो वजूद है उसको तस्लीम किया जाए, इस लिहाज से कि ना सिर्फ हम ये नहीं बात करें कि वर्किंग वुमेंस की बात करें, हम खाली वो औरत जो घर भी चला रही है जी उस पर तशद्दुद करके ये तस्लीम न किया जाए कि हम डोमिनेट करते हैं। ये इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। असल चीज़ ये, और बात वही आपने कहा जब ये बिल आया है, जब अभी हमने पंजाब में देखा कानून साजी की, तो फ़ौरन जो नेगेटिव माइंड लोग थे उनका ये कहना था जो इस वक्त तलाक का जो रेशो है वो बढ़ जाएगा। कहाँ से बढ़ जाएगा? यही तो मैं कह रही हूँ ना, उनकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही हैं ना, क्योंकि औरतें जब आगे आएंगी अपने अपने हक मांगेंगी तो मर्दों का जो इस वक्त डोमिनेट करने का जो मकाम है वो कमज़ोर होएगा और वो अपने उस पोजीशन को लेट गो नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो उस पावर के पोजीशन में रहें। तो और हमारी स्ट्रगल है कि इस पावर को आप का जो इम्बैलेंस है उसको सही करें। जब तक कि पावर जो है बराबरी का नहीं होगा, इसमें इम्बैलेंस रहेगा तो ये तशद्दुद, और ये हर लेवल पर होगा, सिर्फ मर्द औरत के रिश्ते में नहीं। आप हर जगह आप देखें जहाँ ये रिश्ते आते हैं तो जब पावर होता है वहाँ पर आप मतलब कंट्रोल भी होता है। तो इस कंट्रोल से हमें निजात दिलाना है औरतों को। सही। और आप समझती हैं उस्मा कि अगर औरत जो है वो घर से निकलती है तो वो
ना सिर्फ अपने लिए काम करती है बल्कि अपनी पूरी फैमिली के लिए कर रही होती है, वो अपनी पूरी फैमिली को जो है सपोर्ट कर रही होती है, खाली वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो मेरा ख्याल है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ या आप यहाँ हैं तो हमारी फैमिली की वजह से ही हैं। हम आज पढ़ने के लिए निकले हैं तो हम पढ़ लिख कर आके इस सीट पर बैठे हैं। क्या ख्याल है कि सबसे पहली चीज़ वही है ना कि आप पहले औरत को तालीम दें। बिल्कुल। और मैं आज के दिन आई थिंक मैं अपने मदर को मैं ये एक मतलब खराज तहसीन पेश करूँगी कि जिन्होंने स्ट्रगल किया कि उनकी जो लाइफ थी उससे बेहतर हमारी लाइफ हो और हमें तालीम मिले और हम अपने आगे बढ़ें और अपनी आज़ादी के में मतलब उन्होंने हमें बहुत मतलब एक मुश्किल से हमें वो स्पेस दिया ताकि हम एक अपनी एक लाइफ जो है भरपूर तरीके से जी सकें। मेरे ख्याल से हर माँ जो है उसको आज तस्लीम करना चाहिए है जो हमारी ज़िंदगी में रही है, जिसने जो कुछ भी है हमें इन्फ्लुएंस किया है। और फादर्स भी करते हैं, फादर्स ने भी जहाँ पर फादर हैं जो रिकग्नाइज ये चीज़ करेंगे कि हाँ औरत और बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, तो वहाँ के मर्दों को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। हम इससे बिल्कुल इनराफ नहीं करते, लेकिन बात वहीं आ गई जो इनसिक्योर हैं, जो नैरो माइंड हैं, वही जो है इस किस्म की बात करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, चाहे वो कोई भी कानून साजी हो, कोई भी बिल आए या कोई भी जो रूल जो है उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जाए। यहाँ पे मज़ीद बात करते हैं ख़वातीन के हवाले से, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जाने से पहले भी हम ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहे हैं और उस्मा नूरानी मेरे साथ हैं। उनसे ना सिर्फ ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की कि हमने ब्रेक में भी काफ़ी बातें शेयर की हैं, तो उस्मा उसको थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आप खुद एक मिसाल हैं, आप इतने अरसे से HRCP के साथ मुंसलिक हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएँ हमें। देखिए मेरा जो मतलब इस मुहिम में आई हूँ, इस मूवमेंट में की हिस्सा बनी हूँ, वो मैंने बताया कि 1981 की बात है जब ज़िया उल हक ने आकर ऐसे कवानीन बनाए थे। तो उस वक़्त एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, एक मूवमेंट शुरू हुई थी, विमेंस एक्शन फोरम। सही। और उसकी उसमें मैं शामिल हुई। मेरी जो मदर इन लॉ सास जो थी वो ऑलरेडी औरतों के हकूक़ के लिए कई सालों से काम कर रही थी और वो बहुत एक एमेंसिपेटेड खातून थी और वो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि तुम आओ आगे बढ़ो और इस चीज़ में तुम तब अपने ज़बरदस्ती नहीं की कि उनके साथ शामिल हो। उनका ये उनको उनके लिए जब दावत आई और उनको कहा कि भाई आप ऑलरेडी इतना काम कर रही हैं, आप हमें और हेल्प करें और इसमें शामिल हुए, तो वो भी शामिल हुई, उन्होंने साथ में मैं भी उनके साथ शामिल हुई। सही। बस उसके बाद इट हैज़ बिन वन लॉन्ग स्ट्रगल, फिर कोई टर्निंग मतलब बैक नहीं था इसमें से। तो विमेंस एक्शन फोरम के साथ जद्दोजहद जारी रखी। मेरे लिए खुद मैंने मतलब अंडरस्टैंड किया कि विमेंस राइट्स के हवाले से, फेमिनिज़म के हवाले से मेरे ख्याल से औरतों को मतलब मैं हर औरत में मुझे लगता था फेमिनिज़म पता नहीं हमारे एक टैबू समझा जाता है, जबकि मैं समझती हूँ हर औरत जो अपने हक़ को पहचानती है और अपने हक़ के लिए बोलती है और अपनी ज़ात को चाहती है कि वो बेहतर बनाए, तो वो एक फेमिनिस्ट है। सही। तो फेमिनिस्ट हम सब हैं, जो औरतें जो हम सब इस स्ट्रगल का हिस्सा हैं। सही। और उसी कड़ी की वजह से फिर मैं आगे बढ़ी और ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी मैंने काम शुरू किया और मैं 1999 में ह्यूमन राइट्स कमीशन की काउंसिल पे मैं इलेक्ट होकर आई हूँ और जब से उसके साथ भी मुंसलिक हूँ और उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए जब हम ज़ाहिर जब इतना औरतों के लिए आवाज़ उठाते हैं और काम करते हैं और ये हक़ की बात करते हैं तो औरत हमें अप्रोच भी करती हैं और ऐसे सिर्फ कानून साजी के हद तक हम काम नहीं कर सकते बल्कि हमें पर्सनल लेवल पर भी काम करने की ज़रूरत है। उस औरत के साथ खड़े होने की आपको करना भी पड़ता होगा। बिल्कुल। तो वो औरत के साथ जब मैं जाकर खड़ी हुई उसके मैंने मसलों में के जाकर कोशिश की कि मैं सुनूं उसको, उसका हाथ पकड़ूं, तो उसको लेकर फिर आगे भी बढ़ना था। तो उस सिलसिले में हमें ये होता था कि अगर वो औरत अगर आई है और कहती है मुझे तहफ़्फ़ुज़ की जगह चाहिए तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, तो फिर इसी काम की वजह से आगे
वन स्टेप फॉरवर्ड ये है कि पनाह शेल्टर होम का जो तस्वुर आया वो यही था कि जब जिस वक्त ये बात हुई कि क्या करना चाहिए जो ऑनर किलिंग के हवाले से जो ख़वातीन हैं उनको किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा हम हेल्प करना चाहते हैं, तो उस वक्त हमारा उनसे यही रिक्वेस्ट था कि मेरे ख्याल से एक शेल्टर होम है जहाँ औरत जो है अपने आप को महफूज समझेगी और इसकी कमी है इस वक्त। इसीलिए 2001 में फिर इसकी पनाह शेल्टर होम की इब्तिदा हुई और जब से लेते अब तक मैं उसके साथ मुंसलिक रही हूँ। मैं उसकी फाउंडर ट्रस्टी में से हूँ। तो जैसे आपने शुरू ही में कहा कि जो स्ट्रगल है ये मेरी ज़ात का हिस्सा बन गया है। सही। और वही आपने जैसे अभी कहा कि इससे टर्न नहीं हो सकते थे, क्योंकि टर्न होते तो फिर लगता ये कि जो आपने ड्यूटी अंजाम देनी थी उसको आपने उससे सही तरीके से अंजाम नहीं दिया है। मतलब अब तो मैं हर वक्त यानी कि मुझे लगता है अगर कहीं कुछ हो रहा है इनजस्टिस तो मेरा जाकर मैं कोशिश यही करती हूँ कि जाकर मैं किस तरह से हेल्प करूँ। और देखिए आजकल आप सोचें मतलब एक अच्छी चीज़ हुई है कि कम से कम डॉन अखबार में जो फ्रंट पेज न्यूज़ बन रही है वो ये है कि औरतों के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, क्या दैट दिस हैज बिकम अ फ्रंट पेज न्यूज़ इज आल्सो पॉजिटिव साइन कि दे रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कि इस वक्त औरतों के साथ ये इतना मतलब घिनौने क्राइम मर्डर हो रहा है। अच्छा, होते तो यकीनन पहले भी थे, इतने साल से आप स्ट्रगल कर रही हैं, आप देख रही हैं, होते तो पहले भी थे, लेकिन वही कि आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, वो जब घरों तक ही रह जाते थे। आज वो बाहर आए हैं तो पता चलता है कि ये सब है, या शायद यही कह लें कि मीडिया है, आपके पास पेपर है, आपके पास और दूसरे मीडियम है जिस पे आप आवाज़ उठा सकते हैं। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है इस सिलसिले में। तो ख़वातीन, मैं समझती हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि आपने इतने अरसे स्ट्रगल की और आज आप शेल्टर होम तक लेके बैठी हैं, लेकिन जब मैं यहाँ ये पढ़ती हूँ उस्मा कि 80% ख़वातीन, तो फिर मुझे होता है कि 80% ख़वातीन सबकी सब तो शेल्टर होम में नहीं पना ले सकती ना। नहीं, that's just a drop in the ocean, a shelter home. Exactly, तो इन्हें खुद के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे कौन सी टिप्स हैं जो आज आप समझती हैं कि आपका दरवाज़ा खटकाने के बजाय उन्हें खुद इस बात की करना चाहिए कि वो किस तरह अपने लिए काम कर सकती हैं खुद, क्योंकि आप भी तो एक औरत है ना, आपने दूसरी औरत के लिए काम किया। मैं समझती हूँ कि ये जिस गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा इस मसले के हवाले से, और अगर मतलब एक आप एक स्ट्रॉन्ग अगर आप मैसेज दें कि ज़ीरो टॉलरेंस है फॉर वायलेंस, गवर्नमेंट की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, और जहाँ भी अगर ऐसी खबर आती है वो कन्विक्शंस हों, अरेस्ट हों, ये ना हो कि जो हैं जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो बीच में आएँ और उस चीज़ों को रोक सकें, और नहीं होने से गवर्नमेंट को हैज़ टू, जिस तरह से हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक हमें रियलाइजेशन है कि दिस इज़ अ मेनेस और हम सब इसमें साथ हैं कि इसको हमें इससे निजात पानी है, साथ साथ ये भी जो औरतों के ऊपर तशद्दुद है ये भी एक फॉर्म ऑफ टेररिज्म है, और इससे हमें निजात तभी मिलेगी जब माशरा पूरा मिलकर ये रियलाइज़ करेगा कि हाँ ये गलत है, इसको हमें रोकना चाहिए, और कानून साजी जो हो रही है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। बहुत सारी, इट कांट बी वन थिंग, इट हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट कैन हेल्प द सिचुएशन। तो होपफुली दिस इज़ अ लॉन्ग स्ट्रगल, थिंग्स विल कीप ऑन मूविंग, और जितना वायलेंस भी है क्योंकि औरतें आवाज़ भी ज़्यादा उठा रही हैं, तो अभी आई फील मे बी दिस इज़ मतलब एक तरह से एक रेजिस्टेंस है औरतों का, जो आगे जो फोर्सेस हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और क्लैशेस हो रहे हैं, और होपफुली इसमें से औरतें जो हैं कामयाब निकलेंगी क्योंकि वो जब एक लॉ आ जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट कराना भी मेरा ख्याल है कि औरतों को खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वरना लॉ तो बन गया है मगर रूल्स और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये औरतों की जिम्मेदारी मैं समझती हूँ बन गई है, क्योंकि खिलाफ तो इसके बहुत लोग हैं, खिलाफ तो हर कानून के होते हैं, कोई भी कानून आता है उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज़ ज़रूर उठाई जाती है। ये समझ नहीं आता क्यों, जबकि हमारे यहाँ जब हम ये बात करते हैं ना औरत को सेहत की बुनियादी सहूलतें दस्तियाब हैं, ना औरत को जिस तरह विरासत में जो उनके हक है उससे महरूम किया जाता है, दूसरा ये कि उनको गैरत के नाम पर कत्ल हो, ये सब कुछ मिला के सब ये तो इससे लगता है औरत बहुत मजलूम है, जबकि ऐसा है नहीं हकीकत में। हाँ, एक तबका है जो है, क्या कहेंगी इस पर? औरत जो है उसको उसकी जद्दोजहद यही है कि उसको किस तरह अपने आप को बाइख्तियार बनाना है। जब तक कि उसको अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं मिलेगा कि अपने फ़ैसले करने का, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का, अपने जिस्म पर, अपने बच्चे कितने पैदा करना चाहती है अपनी, यानी तो इसकी यानी ऑल दोज थिंग्स दैट आर लिंक, जो उसकी ज़ात से लिंक्ड हैं, उस पर उसका इख्तियार होना बहुत ज़रूरी है। सही। और वो हमें देना पड़ेगा उसको। अच्छा, यहाँ पे एक बड़े मज़े की बात मैंने कहीं ये सुनी थी, और मेरे ख्याल से ये किसी
प्रोग्राम में मैंने सुनी होगी या कोई खातून इसका जिक्र कर रही थी कि बहुत एक मामूली सी बात है और बहुत लाइटर वे में मैं आप सबको ही ये बात करूँगी कि जब कहते हैं, एक औरत कहती है कि उसका शौहर जो है उस पर जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, उसको एक विक्टिम जब वो बनती है तो बात की जाती है कि भाई क्यों, किस बात पे तुम पे तशद्दुद किया है क्या? तो उसका जवाब ये मिलता है कि उसने ज़बान दराजी की थी या ज़बान चलाई थी, इसलिए औरत जो है उसके शौहर ने उस पर जुल्म किया। तो फिर औरत के लिए एक बात ये कही गई, अच्छा अगर ऐसी बात है कि औरत की ज़बान की बात करेंगे, उसकी ज़बान बड़ी होता है जी, बड़ी लंबी है जी, इसलिए हमने इसने इस तरह की बात की तो इसको मारा। तो इस तरह अगर ये आप कहते हैं कि औरत की ज़बान लंबी है तो फिर बात ये कि हर औरत की ही ज़बान लंबी है। तो आपकी माँ जिसने आपकी तरबियत की तो उसकी ज़बान भी तो फिर औरत ही है ना वो भी, तो कभी आपने उसके ऊपर हाथ उठाया, उसे मारा? सवाल ये पैदा होता है। बिल्कुल, बहुत सही आपने बात की कि आपकी रिस्पेक्ट तो उधर से शुरू उधर से शुरू होती है, माँ के लिए जिसने आपको पैदा किया और आपकी परवरिश की, वो भी तो एक औरत है। तो कभी आपने उसके लिए इस तरह सोचा क्या सिर्फ बीवी पे ही क्यों? यही एग्जैक्टली क्यों बीवी पे ही क्यों? क्योंकि वो एक रिलेशनशिप जब बनता है उसमें और मर्द यही चाहता है कि इसमें मैं जो हूँ पावर में रहूँ। और देखिए मारना तो किसी के हक, किसी को यानी किसी तरह से आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मारना जो है सही चीज़ है, चाहे इंसान को कितना भी गुस्सा क्यों ना है। यू कैन नॉट रेज योर हैंड ऑन समबडी, दैट इज़ जस्ट नॉट राइट, है ना, वो चीज़ तो सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे सब कुछ खत्म है। आई डोंट इवन आस्क अ वुमन व्हेन शी सेज मेरे शौहर ने मुझे मारा कि क्यों मारा, क्योंकि मैं समझती हूँ मारना ही जुर्म है ना, तो क्यों मारा। अच्छा, तो आपके पास खवातीन आती हैं और इतने सालों से आप खवातीन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ना सिर्फ सॉल्व कर रही हैं बल्कि आप सुनती भी हैं। ज़्यादातर किस किस्म की जो विक्टिम होती हैं जो आपके पास आती हैं, क्या कौन सी रीजंस लेके आती हैं? मेजॉरिटी और औरतें जो हैं वो आती हैं अपना खुला का हक इस्तेमाल करने, जो उन्होंने डिसीजन ले लिया होता है कि हमें अब खुला चाहिए, जो उनको बेचारियों को पेपर पे तो कभी भी नहीं मिला होता। सिर्फ इसीलिए कि जब शादी हो रही होती है तो ये कहा जाता है कि छोड़ो इसको, क्या फिल करना, इसको कट कर दिया गया है। तो उनको वो आती हैं मेजॉरिटी, और उनका जो 3 महीने वहाँ रहती हैं उनको हम हेल्प करते हैं, लीगल एड देते हैं टू ऑब्टेन खुला। फिर दूसरी जो सबसे ज़्यादा आती हैं वो ऐसी जो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हैं। अच्छा। और उनके माँ बाप जो हैं उनकी शादी को तस्लीम नहीं करते हैं। फिर आती हैं जो बराबरी का जो एक और आती हैं, वो आती हैं जिनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी हो रही होती है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, किसी बूढ़े से, किसी किससे या किसी कज़न से जिससे वो नहीं चाहती हैं, या जो भी है। कुछ आती हैं जो अपनी पढ़ाई नहीं करने दे रहे माँ बाप, उनके रेप केसेस आते हैं, इंसेस्ट के केसेस आते हैं, और मतलब मुख्तलिफ एसिड सर्वाइवर्स यानी तेज़ाब जो फेंका गया उसके भी केसेस आते हैं हमारे पास। एक औरत को, यानी अब देखें वो भी कितनी घिनौनी। तो फिर उस्मा ये जो केसेस आपके साथ कभी आप ऐसा हुआ कि उनको उस रूल और लॉ के मुताबिक आप लोगों ने फिर सज़ा भी दिलवाई हो, कोई इस तरह है? उनकी पकड़ाई भी होती है? जो हम जो है उसका क्रिमिनल खुला का करते हैं, आमतौर पर उनके वकील होते हैं या कोई और NGO होती है, जैसे कि रेप का है केस, क्योंकि वो क्रिमिनल केस बन जाता है वो, तो दूसरी जो NGOs हैं वो आकर उनको हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, और उनको उनकी जो, क्योंकि देखिए केसेस जो हैं इनकी बड़ी लंबी अफसोस की बात है ना, जो हमारा तरीका है कानून साजी का बहुत लंबा यानी खिंच जाता है, तो उसमें NGOs काम करती हैं। तो वो हमारे जो इनिशियल पीरियड हमारे पास गुजारती हैं, बट दे कांट स्टे देयर फॉर द नंबर ऑफ इयर्स, जब उनकी ट्रायल चल रही हो तो उसके लिए और NGOs भी आ जाते हैं। और ये ज़रूरी है कि हमें हमारा जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसको बेहतर होना चाहिए, ताकि जल्दी कन्विक्शंस हो, प्रोसिक्यूशन जल्दी हो, हर चीज़ जल्दी हो, ताकि औरत जो है इस दौरान में वो इस अपने मसले से जल्द अज जल्द निकल सके ना, आगे बढ़ ताकि वो कोई स्टेप ले सके। बिल्कुल, ताकि वो, और फिर इसीलिए औरतें आती नहीं आगे, क्योंकि खास करके रेप केसेस वगैरह में इतना डिले होता है, 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं कन्विक्शन होने में, क्योंकि हमारे यहाँ जो फोरेंसिक एविडेंस होता है वो इतना वीक होता है, या औरतों को पता नहीं होता है कि अगर रेप होता है तो किस तरह से उसकी रिपोर्टिंग होना चाहिए है। तो हमें इन सिस्टम्स को बेहतर बनाने की रिपोर्टिंग की जब हम बात करते हैं, हम जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है FIR जिसे हम कहते हैं, क्या अब इतनी अवेयरनेस आ गई है, लोग जाते हैं, अब वो माहौल थोड़ा चेंज हुआ लोगों में?
मैं समझती हूँ दिस इज क्योंकि उसकी बेस पे आप लोग काम कर सकते हैं, चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे वो कोई इदारा हो, कोई फाउंडेशन हो। रेप की तो पहले कोई बात ही नहीं करता था, रेप वाज कंसिडर्ड टैबू। अब आप देखें रेप के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, निकल रहे। अभी 4 दिन पहले यानी एक सिंध में एक आई थिंक लाड़काना में एक 4 साल की बच्ची के साथ उसके स्कूल टीचर ने रेप किया है उसका। तो अब उसके माँ बाप निकले हैं, उन्होंने तो नहीं छुपाया, उन्होंने अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और लेकिन अफसोस ये है, हम लोग कोशिश कर रहे थे उनसे रब्ता करने की ताकि उस लड़की को जो भी सपोर्ट दे सके हम उसको मुहैया कर सकें, लेकिन जो एक्टिविस्ट मिलना चाह रहे हैं, जो लोग जाना चाह रहे हैं, उन लोगों को आइसोलेट कर दिया और नहीं मिलने दे रहे हैं। और जो वहाँ का जो कि वही जो कि छोटे छोटे गांव में जो जस्टिस सिस्टम चलता है वो चिरगा और उनका वो चलता है, वो चाह रहे हैं कि वो बड़े बैठे और फैसला कर लें, और उस औरत की ज़िंदगी का फैसला वो चंद मर्द बैठकर कर लेंगे उस बच्ची का, और उसके ना माँ बाप को हक होगा ना उस बच्ची को हक होगा कि उसको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। उसके ऊपर जो गुजरा है, उसको साइकोलॉजिकल उसके ऊपर जो ट्रॉमा होगा उससे वो किस तरह से वो निकल सकेगी और किस तरह से वो अपनी मतलब दोबारा सबसे ज़िंदगी शुरू कर सकेगी। वो पढ़ाई कर रही थी, वो बच्ची 4th क्लास में थी। तो वी हैव टू मेक आवर स्कूल्स मोर सेफ फॉर गर्ल्स। वी हैव टू इंश्योर कि जो टीचर्स हों वो ज़्यादातर ख़वातीन हों जी, क्योंकि जब लड़कियां जब आएँ तो उनको एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मिले। और इस तरह से नहीं तो ये ना हो कि और लोग जो हैं माँ बाप अपने बच्चों को फिर भेजना छोड़ दें स्कूल। तो स्कूल्स में तहफ़्फ़ुज़ देना, जो भी इस वक्त हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उस चीज़ का नोटिस लें और स्कूल्स में, क्योंकि ये 2-4 इंसिडेंट्स ऐसे अभी रिसेंटली रिपोर्ट हुए हैं। और ये बात है कि ये होता रहता है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो जो होते हैं वही आपके सामने आते हैं। अगर रिपोर्ट हुई है तो आपको पता चला, अदरवाइज आपको इतने रोज़ाना की बुनियाद पे कितने केसेस होते हैं। अभी कल ही मैं खबर पढ़ रही थी जिस तरह आपने कहा कि जो लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मैंने तो ये उसका एंड क्या होता है जो कल मैंने खबर पढ़ी है उसमें कि उनको कत्ल कर दिया गया जी। आज 2 कपल को जो मार दिया क्योंकि उन्होंने अपनी पसंद की शादी कर ली थी। देखिए मतलब ये लगता नहीं है कि हम इस सदी में रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो लॉ है मतलब है ये जंगल का कानून। और ये बहुत हैरानकुन बात है, मैं ये इतना मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन मुझे ये आइडिया है कि वो कपल ये नहीं था कि बहुत रूरल एरिया का था या क्या इस तरह, वो किसी शहर का ही था। कराची में हुआ है, कराची में हुआ है, कराची में हुआ है। यही तो मैं कह रही हूँ ना, यही बात 4 महीने पहले जो औरतों पर जिन पर तेजाब फेंका गया वो भी 4 कराची की थी, और एक उसमें से एक सिदरा है जिसके लिए हम उसको तो क्या ये बात इधर इसको तस्लीम नहीं कर लेना चाहिए? क्या ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो लोग आवाज़ उठाते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? तो फिर इस तरह तो लोग फिर डर के पीछे होंगे। नहीं बिल्कुल डर के पीछे होंगे, लेकिन नहीं हो रही है ना लड़कियां, और अपनी मर्जी के लिए मर्जी से शादी करना कोशिश तो यही की जा रही है कि उनको इसके खिलाफ डराया जा रहा है, बहुत ज्यादा कोशिश ये डराया जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन ये डजंट मीन दैट औरतों ने अपनी मर्जी की शादी करना छोड़ दिया। अभी भी औरतें कर रही हैं, निकल रही हैं अपना। फिर उसमें हम कहाँ कानून की बात करें, कहाँ हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें? हम पहले यही तो बात करें कि हम अपने घर से शुरू करें कि भाई हम अपने घरों में माहौल ऐसा बनाएं। एक तो ये कि फ्रेंडली माहौल होना चाहिए सबसे पहले, तो फ्रेंडली माहौल होगा जैसे हमने जिस तरह हमें तरबियत मिली है। हम जब जिक्र करते हैं अपने माँ बाप का, अपनी माँ का जिक्र करते हैं जिन्होंने कोशिश की कि हमें यहाँ तक पहुँचाया, वो भी एक औरत ही। बिल्कुल। देखिए मैंने जैसे कहा कि एक चीज़ से तो नहीं सभी, बहुत ही यानी गमगीन मसला है ये, और वो एक चीज़ से हल नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो मिलकर ही इस माशरे को बेहतर बनाएंगी। कानून साजी भी अपनी जगह ज़रूरी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और ज़ीरो टॉलरेंस करने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले खाली औरत की तालीम नहीं, मर्द की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एजुकेशन इज आई थिंक इज एक की फैक्टर जो औरत को बहुत ज़्यादा इस वक्त पीछे रख रहा है। और एजुकेशन जो है वो टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, जिसमें आपकी ख़वातीन और मतलब लड़कियों और लड़के दोनों को तालीम मिलना चाहिए। उस्मा, लास्ट में मैं चाहूँगी आज के दिन के हवाले से, और आज के दिन के हवाले से ख़ास तौर से जो ख़वातीन इस दिन की अहमियत को समझती हैं और जो
ख़वातीन नहीं समझती, वो इस जब तमाम हमारे जो चैनल्स हैं आज के दिन के हवाले से ना सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेंस डे को, बल्कि आप सबको मुबारकबाद भी दे रहे हैं कि आप लोगों को इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो आपके राइट्स हैं उसको ज़रूर हासिल करें। और उसको हासिल करने का तरीका ये नहीं कि लड़ झगड़ के, आप उसको पढ़े लिखे तरीके से और बहुत जिस तरह आप अपने घर को संवारती हैं इस तरह संवरे तरीके से आप इसको अपने राइट्स को भी हासिल कर सकती हैं। क्या कहेंगी लास्ट में, क्या मैसेज है आपका? मैं समझती हूँ औरत को ये सबसे पहले एहसास होना चाहिए कि एक वो बहुत उसमें करेज वाली है चीज़, मतलब औरत अपने आप को कमतर नहीं समझे, उसमें बहुत हिम्मत है। और मैं इस वक्त जब मैं यहाँ आ रही थी मुझे ख़बर मिली कि वहाँ जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो वाक़या हुआ, सानिया हुआ था, तो वहाँ पर जो माएँ हैं वो उठी हैं और कह रही हैं हमें इंसाफ चाहिए है। माँओं में इतना करेज है कि वो बाहर आई हैं और आज उन्होंने इस वक्त जब मैं आई हूँ 1 घंटा पहले एक पिटिशन दाखिल किया है वहाँ पर पेशावर में, और उन्होंने कहा है कि हमें इमीडिएटली एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए ताकि हमें पता तो चले कि कौन पीछे था इस सानिया के। तो औरतें हमेशा उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और है उनमें इतना करेज, जब भी वो सारी औरतें मदर्स बाहर आ रही हैं। तो मैं इस वक्त सारी जो हमारी जो ख़वातीन हैं हमारे मुल्क की, मैं उनके करेज को सलाम पेश करती हूँ और उनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करती हूँ और उनको मैं मतलब मैं समझती हूँ हमारी जो ख़वातीन में उनमें इतना रेजिलियंस है जो मुझे और कहीं नज़र नहीं आता। सही। और मैं उस चीज़ को सैल्यूट करती हूँ, उनके रेजिलियंस को। थैंक यू सो मच उस्मा, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और बहुत अच्छा लगा आपसे काफ़ी दिन के बाद मुलाकात भी हुई और ये बातें करके भी ख़ास तौर से जो औरत की अज़मत जो है उसको आपने भी सलूट पेश किया। और मैं भी ये कहूँगी आज के दिन के हवाले से कि पहले तो ये कि हैप्पी वुमेंस डे, और दूसरे ये कि जो मर्द हज़रात ख़ास तौर से ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए कहूँगी जो उनकी घर की ख़वातीन हैं आज के दिन के हवाले से उनको एटलीस्ट ना सिर्फ ये कि उनके काम को सराहें बल्कि अप्रिशिएट करें, बल्कि उन ख़वातीन को जो प्रोग्राम देख रही हैं जो ख़वातीन के लिए कुछ कर सकती हैं। आपने अपने लिए तो बहुत कुछ किया हुआ, लेकिन आज के दिन किसी दूसरी औरत के लिए कुछ करके देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।